हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों, आज हम वनस्पतिक यानी बॉटनी विज्ञान के थ्योरिकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके कुछ सेट लगाएंगे। जैसे कि हमने अभी बायोलॉजी के लगाए थे, जूलॉजी के, जंतु विज्ञान बायोलॉजी के। इसके अंतर्गत हम बॉटनी के भी सबसे पहले इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ही दोस्तों मैंने आपसे बता दिया कि आपको पेन और नोटबुक को लेके साथ में बैठना है, क्योंकि मैं कुछ आपको अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो आपको इसके साथ में नोट करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा हमें दिया गया इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? थियोपेस्टस। थियोपेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया वनस्पति विज्ञान का जनक या बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको माना जाता है? थियोपेस्टस को माना जाता है। किसको? थियोपेस्टस ने बॉटनी की खोज की थी। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं आते हैं, अपुष्पीय पौधे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पिछले वाले जो सेट है मैंने लगवाए थे उसमें ही बता चुका हूँ इसको। ऐसे पौधे जिनमें ना पुष्प लगते हैं ना ही बीज आते हैं, तो ऐसे पौधों को बोलते हैं अपुष्पीय पौधा। तो आपसे ये अपुष्पीय पौधा नहीं पूछेगा, क्योंकि अपुष्पीय पौधा तो सिंपल भाषा है। आपसे पूछेगा कैप्टोगैम्स, क्रेप्टोगैम्स। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें पुष्प और बीज नहीं आते, उनको कैप्टोगैम्स बोलते हैं। हम क्या करना है, तो आपको याद रखना है कैप्टोगैम्स कैसे पौधे होते हैं। दोस्तों लिख लीजिए, कैप्टोगैम्स भी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प तथा बीज नहीं लगते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटस होता है। थैलोफाइटस क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं तो थैलोफाइटस क्या होता है, पादप जगत में बहुत सारे जगत आते हैं, जैसे थैलोफाइटस, जीरोफाइटस, स्क्लेरोफाइटस हैं, टेरिडोफाइटस। ये सारे फाइटस हैं जो इसके समूह आते हैं, पेड़ पौधों के समूह। तो पादप जगत का जो सबसे बड़ा समूह है, जिसमें सबसे अधिक पौधे पाए जाते हैं या अधिक पेड़ पौधे आते हैं, उसको बोलते हैं हम थैलोफाइटा। तो आपको याद रखना है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। और कोरेला जानते हो कोरेला क्या है? तो कोरेला जो शैवाल है ना, एक शोभाकारी पौधा है, इसका अनुसंधानीय कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। भैया पानी को दूषित करने वाला जो शैवाल है वो कौन सा है? देखिए, अधिकांश शैवाल हमारे लिए कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं? लाभदायक। क्योंकि कई लोग तो पता है शैवालों को खाते भी हैं। जो सैनिक लोग होते हैं ना, सैनिक होते हैं ना, इसको खाते भी हैं शैवाल को। अगर शुद्ध भाषा में इसको कहा जाए करी बोलते हैं इसको ना। तो जो होता है कौन सा शैवाल, अगर आपको शैवाल का नाम दिया है माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका, ऐसा शैवाल होता है जो जल को दूषित कर देता है। अगर सही अच्छा साफ जल है तो उसको भी क्या कर देता है? दूषित कर देता है। कपकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कपकों का अध्ययन माइकोलॉजी। इसको मैं आपको अपनी वीडियो में बना चुका हूँ। इसके बारे में जो इसकी शाखाएं होती है इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, तो आप देख लेना उसमें। फिर भी आपको याद रखना है कि कपकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कपकों की कोशिका में काइटिन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भैया जो कवक होते हैं इनकी जो भित्ति होती है, क्या होती है? भित्ति, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कपकों में संचित भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। तो आपको याद रखना, पहले तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार, किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों में भोजन, जो कवक होते हैं, मैंने बताया कि कवक को हम खाते भी हैं। तो कवक में जो भोजन के रूप में किस रूप में होता है भोजन? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन पूछता है, वसा तो नहीं पूछेगा, बट आपसे पूछता है कि भैया जो कवक होता है, कवक को खाते हैं, हमें पता है, तो भैया इसमें भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी याद रखना दोस्तों, बायोलॉजी नहीं, वायरोलॉजी होता है जो वो होता है विषाणु कोई दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? वायरस। आपसे पूछ ले वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वही चीज़ है वायरस। यहाँ पर रखना आप वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस और विषाणु एक ही चीज़ होता है, और बैक्टीरिया और जीवाणु एक चीज़ होता है। विषाणु का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन होता है। माइक्रोन का चिन्ह आपको बता दूं मैं,
तो माइक्रोन का चिन्ह कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा करके माइक्रोन का चिन्ह बनता है। तो आपको याद रखना है माइक्रोन के बीच में होता है। तो अगर माइक्रोन को लिख के ना दे, चिन्ह दे दे ऑब्जेक्ट में, तो आपको याद करना है कि माइक्रोन का चिन्ह कैसा बनाया जाता है दोस्तों, कुछ ऐसा करके बना होता है माइक्रोन, है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए जंतु विषाणु में डीएनए तथा आरएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, विषाणु भी कई प्रकार के होते हैं, जंतुओं में अलग होते हैं और पादप में अलग होते हैं, पेड़ पौधों में अलग प्रकार के जंतु विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। जो जंतु विषाणु होते हैं यानी जंतुओं में जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। क्या होता है दोस्तों, डीएनए और आरएनए होता है। जो पादप यानी होते हैं पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों के विषाणु यानी वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, उनके केंद्रक में ओनली एक ही चीज़ पाया जाता है, वो होता है आरएनए। उनमें डीएनए की अनुपस्थिति होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट कि भैया बताइए पादप विषाणु में क्या डीएनए क्या नहीं पाया जाता है, डीएनए आरएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं पाया जाएगा इसमें, पादप विषाणु में डीएनए नहीं पाया जाता है। जंतुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, मैंने बताया कि जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया, इसलिए इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विषाणुओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूमेन हॉक ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए विषाणु की खोज, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये पॉइंट आएगा किसने की थी, ल्यूमेन हॉक ने। सर्वप्रथम ल्यूमेन हॉक ने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी आपसे, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी तो सीधे पूछे तो रॉबर्ट हुक नाम लेना है। अगर आपसे पूछ ले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो ल्यूमेन हॉक राइट आंसर आएगा। ठीक है। जीवाणु का नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। जीवाणु शब्द किसने दिया, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, किसने दिया शब्द, 1829 में किसने दिया था, हेरेनबर्ग ने दिया था। कॉलरा तथा क्षय रोग यानी क्षय रोग माने होता है टीबी, विषाणु जीवाणुओं द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना। मैं आपको वैसे भी आपको डिसीज के कुछ एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, अभी मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जितने भी हमारे जीवाणु जनित, वायरस जनित या कवक जनित जितने भी डिसीज होती हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आप अभी याद रखें कॉलेरा तथा क्षय रोग। कॉलेरा मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है कॉलेरा, तो खाली खांसी आती है, सूखी खांसी आती है हमें, मतलब एकदम से खांसी उठती है और कुछ निकलता नहीं है, कुछ भी गले में खराश होती है, उसको बोलते हैं काली खांसी, इसे बोलते हैं कोलेरा। कोलेरा क्षय रोग क्या होता है, टीबी का हो, टीबी क्षय रोग क्या बोलते हैं, टीबी। और टीबी को एक और दूसरा नाम भी होता है तपोदय होता है, तपेदय या तपोदय भी पूछ लेगा। तपोदय डिसीज किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखना है। क्षय रोग जो होता है वो ये और कोलेरा ये होती हैं जीवाणु द्वारा। 1890 में लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका, रेबीज क्या होता है बताओ, ये रेबीज किसके काटने से होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। रेबीज डिसीज होती है किसके काटने से होती है, तो ये होती है कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से। ध्यान रखना रेबीज भी डिसीज फैल जाती है, विशेष करके आपसे आएगा तो रेबीज किसके कारण बोलती है, तो वैसे कुत्ता ही आएगा, है ना। बट अगर आपको साथ में बंदर दे दे या बिल्ली दे दे तो उसमें भी आपको रेबीज, विशेष करके तो आप कुत्ते का याद रखना, अगर कुत्ता ही ऑप्शन आ जाएगा स्पेशल रूप से पूछ ले तो कुत्ता ही आएगा, है ना। डॉग के काटने से होती है, पर बंदर भी हो जाती है, बंदर से भी होती है ना। तो ये रेबीज नामक जीवाणु पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है भैया बंदर में, कुत्ते की लार में, इसलिए इसको रेबीज किससे होते हैं, कुत्ते काटने से। दूध के पश्चुरीकरण की खोज लुईस पास्चर ने की थी। देखो दूध के पश्चुरीकरण की खोज भी किसने की थी, लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने किसी खोज की थी, रेबीज के टीके की थी। दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पश्चुराइज किया जाता है। पश्चुराइज जानते हो दोस्तों क्या होता है, जब हमें दूध को जमाना होता है तो दूध को कुछ समय तक हम थोड़ा सा गर्म करके जमाते हैं, उसको बोलते हैं पश्चुराइजेशन। देखिए तो कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है, 62 डिग्री सेल्सियस पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध होता है पश्चुराइज होता है। साधारणतः जीवाणुओं की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उसका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। अगर आज में आपसे बसा पूछ ले तो गलत हो जाएगा, बसा नहीं बनी होती है, जीवाणु और किसकी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम दलहनी फसलों, इसको बोलते हैं लेगुमिनियम, दलहनी फसलों के पौधों जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु होता है। ये क्या करता है पता हूँ, ये राइजोबियम, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये राइजोबियम के बारे में आप अच्छे से याद ही रखना। भाई जो राइजोबियम क्या होते हैं, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि चना, मटर,
ये जितनी भी दलहनी वाली फसलें होती हैं, उड़द, मूंग, इनकी जड़ों में एक राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी पौधों को नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देती। इसी कारण हम क्या करते हैं, एक साल अनाज वाली फसल बोते हैं, दूसरी साल दलहनी फसल बो देते हैं उसी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइजोबियम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस स्टेफिकोकस दूध से दही बनाने वाले सहायक होते हैं। दोनों जीवाणु किसमें होते हैं, दही में होते हैं, याद रखना। दूध दूध को जमाने का काम यही करते हैं, जो दूध में होते हैं, ये दूध में खट्टापन होता है, दही मट्ठे में होते हैं ना, जमान बोलते हैं इसको हम, उसमें। तो भाई जो किसके कारण दूध से दही बनता है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु का। तो लैक्टोबैसिलस या स्टेपिकोकस के कारण सहायक, दोनों ही ये क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा जानते हो दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें झाड़ ज़्यादा होता है। झाड़ जानते हो, झाड़ झाड़ यानी जिनकी शाखाएँ डाहें ज़्यादा फैली हुई होती हैं, उसे ऐसे पौधे होते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ये पौधे क्या करते हैं, ज़मीन को ढक लेते हैं, जिस कारण बारिश की बूंदें आती हैं, इन पर गिरती हैं, तो सीधी ज़मीन पर ना गिरने के कारण इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा अपरदन जानते हैं कि नहीं जानते? मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। ध्यान रखना, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृदा का कटाव। अब ये पौधे कैसे होते हैं, झाड़ युक्त होते हैं, इस कारण से इनसे मृदा अपरदन कैसी होती है, कम होता है। तो ये मृदा अपरदन में सहायक होते हैं। आपको समझ में आ गया कौन से, ब्रायोफाइटा। जिम्नोस्पर्म पौधे मैंने बताया था दोस्तों, जिम्नोस्पर्म पौधे कैसे होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, पुष्प नहीं आते हैं, और बीज कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और नग्न होते हैं बीज, छोटे और नग्न बीज होते हैं। वो कैसे पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म। इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, इनको हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी पौधा। क्या बोला जाता है, लिख लीजिए आप। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी पौधा। और इसका जो सबसे छोटा पौधा होता है उसको बोलते हैं जिमिया पिग्मिया। ठीक है, ये सबसे छोटा पौधा है जिम्नोस्पर्म पौधे। और इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो इनमें पुष्प नहीं आते हैं। बीज तो आते हैं, बीज लगते हैं डायरेक्ट, पर पुष्प नहीं आते। और इनमें जो बीज होते हैं उन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, अतः आवरण रहित बीज आते हैं। जी किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म, या इसी को बोलते हैं अनावृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी पौधे दोस्तों, वे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं और फूल आते हैं। अब इसके उदाहरण याद रखना, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण याद रखना, इसका होता है, इसके उदाहरण याद रखना। इसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, पाइनस होता है, फर्न होता है, पाइनस होता है, फर्म होता है, लिख लेना आप। पाइनस हो गया, फर्न हो गया, पाइनस हो गया। क्या होता है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों, पाइनस। आवृत बीजी पौधे होते जो अनावृत जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसमें पाइनस आएगा आपका, फर्न आएगा आपका, ठीक है। जो जैसे सारे पौधे आपका नाम रख लेना है। ये पौधे क्या से होते हैं, जो होते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, आपको याद रखना है। देवदार भी आता है, इसका ऑप्शन लिख लेना, पाइनस, फर्न, देवदार, नाम रख लेना जिम्नोस्पर्म की यहीं पर, ठीक है। इसके बाद आवृत बीजी पौधे, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये पौधे जिनमें फूल तथा फल आते हैं, आप जितने भी पौधे होते हैं सारे वो क्या पाए जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले पौधे कौन से होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म। भाई ऐसे पौधे बहुत कम होंगे जिनमें फूल नहीं आते हैं, वो फल लगते हैं, तो इसका जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पाते हैं जिनमें फूल तथा फल दोनों आते हैं, या जिनके बीज आवरण युक्त होते हैं, तो वो आएगा आवृत बीजी, इसे बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम आवृत बीजी, इसको बोलेंगे अनावृत बीजी हिंदी में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म, जो इसकी आवृत बीजी की इंग्लिश लिखी है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, बिल्कुल राइट बात है भैया। फ्लोएम क्या करती है, वही पत्तियों के पास ही बनता है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में। पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बनते हैं भोज्य पदार्थ, पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ हो। भाई भोज्य पदार्थों को कहाँ ले जाएंगे, नीचे फ्लोएम ले जाते हैं। उसके साथ होता है जाइलम। जाइलम देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे जाइलम फ्लोएम होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक होते हैं, कौन से ऊतक होते हैं, अगर आपसे पूछ ले भैया पौधों के संवहनी ऊतक कौन से होते हैं, पादप जगत के संवहनी ऊतक, तो फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों से नीचे क्या ले जाएंगे भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनता है क्या पत्तियों में, तो वो जड़ों तक ले जाते हैं। और जाइलम क्या करते हैं, उसका नाम ही आया जाइलम, जल। तो ये क्या करते हैं, जड़ों से भैया जल पत्तियों तक ले जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, भोजन बनाने के लिए पत्तियों क्या चाहिए, जल। तो जाइलम जड़ों से पत्तियों में जल को ले जाती है। आपको याद रखना, जा से जाइलम, जल। जाइलम क्या ले जाते हैं, जल। फ्लो से फूड, फ्लो से क्या होता है, फूड, जो भोज्य पदार्थों का पत्तियों से जड़ों तक ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। फाइलम यानी, अब देखना मेरी बात सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया देखना पत्तियों से नीचे भोजन जड़ों में कौन ले जाता है, तो फ्लोएम।
और जड़ों से भैया पानी को पत्तियों तक कौन ले जाएगा, तो जाइलम। परंतु खनिज लवण भी चाहिए भाई, पौधे को क्या चाहिए, पत्तियों को खनिज लवण भी चाहिए। जो खाद वगैरह डालते हैं हम, खनिज लवण हो जाते हैं, वो चाहिए। तो खनिज लवणों को ले जाता है, उसको बोलते हैं फाइलम। खनिज लवणों को ले जाने वाला जो ले जाता है पत्तियों तक, उनको बोलते हैं हम फाइलम। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। याद है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया। एथिलीन क्या है, एथिलीन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है भैया, गैस भी है ये। अब बताइए ऐसे कौन सी गैस है जिसे हार्मोन का नाम दिया जाता है, तो एथिलीन राइट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे भैया, एक हार्मोन जिसे गैसीय अवस्था में पाया जाता है, या वह कौन सा हार्मोन है जिसे हार्मोन की संज्ञा दी गई, साथ ही वह गैस है। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आएगा एथिलीन। और एथिलीन का उपयोग अगर आपसे पूछा जाए कहाँ किया जाता है, तो भाई कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। जैसे कच्चे केला हो गया, सेब हो गया, अनार वगैरह जितने भी हैं, आम हो गए, इनको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जा रहा है, अभी वर्तमान में जाता है इसी का उपयोग किया जा रहा है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिस्थितिकी विज्ञान, परिस्थितिकी क्या होता है, परिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उनके वातावरण में संबंध किया जाता है। देखिए जीव क्या है, वातावरण क्या है भाई, पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ, ये वातावरण हो जाएगा हमारा। और इसमें रहने वाले जीव कौन है, जैसे कि मानव जानवर। तो इन दोनों के बीच में अंतर संबंध होता है भाई, इन दोनों के बीच में संबंध हो। जैसे मानव क्या करता है, मानव कैसे खाता है, पेड़ पौधों से क्या मदद करता है, पेड़ पौधों की कैसे सहायता करता है, इन दोनों के बीच में संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, परिस्थितिकी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम। परिस्थिति के अनुसार कहा गया है कि मानव और पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि छोटा जीव बड़े जीव को बड़ा जीव छोटे जीव को खाएगा, तो उससे बड़ा। जैसे मान ले मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, कीड़े को किसने खाया, छिपकली को किसने खाया, चिड़िया को किसने खाया, सांप को किसने खाया। ऐसे करके एक चेन सी बनती है, उसे बोलते हैं परिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, परिस्थितिकी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, लिख लीजिए इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। परिस्थितिकी इकोसिस्टम की खोज किसने की थी, A.G. टांसले ने की थी। टांसले थी जो ये ट्रांसले ही तो है, इनको ट्रांसलेट करते रहते थे। तो आपको याद रखना, E.G. टांसले ने इसकी खोज की थी, किसकी, परिस्थितिकी की। सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है, या अम्लीय वर्षा किन के कारण होती है, तो सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा है कि भैया जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। अम्लीय वर्षा जानते हो, एसिड वर्षा होती है वो। इसके बाद CO को मृतक वायु कहा जाता है। CO जानते हो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। CO क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये जहरीली गैस होती है। जहाँ भी जिसको सुगा दो ना, समझ लो भाई निपट गया, है ना। इसलिए इसको मृतक वायु कहा जाता है। कार्बन, CO को लिख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 होती है, कैसी होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्रभाव, आपने सुना होगा ग्रीन प्रभाव, हरित गृह प्रभाव लिखा है, ग्रीन प्रभाव को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी होती है, तो भैया कौन होती है, CO2। भाई मृतक गैस कौन सी होती है, CO। और जहरीली गैस आ जाए या फिर ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस आ जाए तो CFO। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, इस गैस के कारण वायुमंडल ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। और ये गैस जहरीली गैस होती है, ये भी जहरीली कैसी गैस है, जहरीली गैस है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छी से टिक लगा लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बन यंत्र संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि भैया जो दुर्घटना हुई थी कहाँ पर, भोपाल में, कब हुई थी, 1984 की बात है। वो किस गैस के इस तरह से हुई थी, यानी गैस लीक हो गई थी, एक फैक्ट्री थी, अभी भी देख लेना आप, वीडियो मिल जाएगा आपको। काफ़ी लोग क्षति हुई थी, काफ़ी भोपाल में मरे हुए थे, काफ़ी लोगों को इससे हानि हुई थी। ये क्या हुआ था, एक फैक्ट्री लगी थी जिसमें मिथाइल गैस बनती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनती थी। तो इसके रिसाव से, यानी कि यह गैस रिसाव से इतना जहरीला पूरे में प्रभाव फैला था इस गैस का कि काफ़ी लोग मर गए थे। इससे काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था इस गैस को। अभी भी फैक्ट्री कैसी डली है, बंद डली है ना। तो अब कब हुआ था, आपको डेट याद रखना है, जो पूछ लेता है 3 दिसंबर 1984 को कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड।
मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? ये देखिए, मरुस्थलीय पौधों में कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको जिन मेरे भाइयों को पता नहीं है तो उनके लिए बता दूँ। जो दलदली पौधे होते हैं, दलदली मानते हो कीचड़ में पौधे लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जीरोफाइटस पौधे। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा, आवृत बीजी पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। कौन होता है सबसे बड़ा पौधा? आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस होता है, आप याद रखना, सबसे ज़्यादा बड़ा पौधा होता है ये। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो होता है लेमना, जो कैसा होता है? जल में पाया जाता है ये पौधा। किस में होता है? देखिए दोस्तों, हमें बताया मैंने कि जो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा होता है, आवृत बीजी को इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और यूकेलिप्टस होता है, और जो सबसे छोटा पौधा होता है जो लेमना होता है। अगर आपसे पूछ लीजिए भाई ये पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये जल में होता है। सबसे छोटा गुड़सूत्र शैवाल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। गुड़सूत्र को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं दोस्तों? गुड़सूत्र को बोलते हैं हम शैवाल। इसी खोज किसने की थी गुड़सूत्र की? किसने की थी बताइए? वाल्डेयर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। तो आपको याद रखना है, गुड़सूत्र खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। बेंडा ने इसको गुड़सूत्र नाम दिया था, बेंडा। बेंडा लिख लेना। बेंडा ने क्रोमोसोम, गुड़सूत्र को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और सबसे छोटा गुड़सूत्र पाया जाता है किसमें? गुड़सूत्र इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। सबसे छोटा किसमें पाया जाता है? शैवाल में। सबसे लंबा गुड़सूत्र किसमें पाया जाता है? याद रखना, टाइलियम में। सबसे बड़ा लंबा गुड़सूत्र किसमें पाया जाता है? टाइलियम में। सबसे छोटा नग्न बीजी, नग्न बीजी पौधा, सबसे छोटा नग्न बीज जानते हो? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है दोस्तों? अनावृत बीजी। इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म की। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म, जैसे को बोलते हैं नग्न बीज, जिनमें कैसे बीज कैसे होते हैं? नंगी अवस्था में होते हैं, जिन पर आवरण नहीं पाया जाता है, वो होता है जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया मैं आपको पीछे बता चुका हूँ दोस्तों, बट दोबारा आ गया रिपीट तो कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है। जेब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? जेब्रेलिन सर्वप्रथम किससे क्या प्राप्त किया जाता है? कवक से। जेब्रेलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। ये किससे मिलता है हमें? जेब्रेलिन किससे मिलता है दोस्तों? तो हमें कवक से मिलता है, आपको याद रखना है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। सोयाबीन में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो किसकी होती है? प्रोटीन की। कितने लगभग पूछ ले आपसे, तो लगभग 40 से 45% होता है। 40 से 45% या 40%, दो में से कोई मानो। इसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन की प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित, पर्णहरित तो आपसे पूछेगा नहीं, पर्णहरित रहता है। पर्णहरित का मतलब जानते हो क्या होता है? पर्णहरित का मतलब होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, क्लोरोप्लाज्म बोलते हैं इसको। क्लोरोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं हम हरित पर्णम। और ये किस में पाया जाता है भाई? पौधों में पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है दोस्तों? तो जो हरापन होता है पत्तियों पे, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लाज्म। जो पत्ता जितना हरा होता है उसमें प्रकाशनाली क्रिया भी अधिक होती है। तो एक ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है कि भैया बताइए किन पौधों में प्रकाशनाली क्रिया अधिक मात्रा में होगी? तो किसमें? जिन पौधों में क्लोरोप्लास्ट अधिक होगा, जिन पौधों में क्लोरोप्लास्ट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो जिनमें अधिक होगा भाई, जो पौधे अधिक हरे होते हैं वो प्रकाशनाली क्रिया अधिक करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण बनाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि भैया जो हरे पौधे होते हैं ये पर्णहरित, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। फूलों का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल पौधा का जनन अंग है। मैंने पहले ही बता दिया भैया, एक क्वेश्चन आया था, हमने लगा भी चुके हैं हम कि भाई पौधों का जनन अंग लिखिए। उसमें दिया था फल, लकड़ी, डाली, पत्ती या पुष्प, तो फूल आएगा इसका राइट आएगा। पुमंग जिसे बोलते हैं एंडोसियम फूल का एक नर जननांग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जो पुमंग होता है ना, पुमंग होता है, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोसियम। जो एंडोसियम ये होता है, ये फूल, ये कौन सा होता है? कौन सा जननांग होता है? यानी कि ये पार्ट होते हैं जननांग भाई, ये मेल का होता है। किसका होता है? नर का। और नर का होता है। नर तथा मादा युग्मक में संयुक्त को निषेचन कहते हैं। भाई नर और मादा जब मिलते हैं आपस में तो उसको क्या बोलेंगे? निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप लिख सकते हो, इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है भाई? जब नर और मादा की युग्मक मतलब होते हैं जब आपस में मिलते हैं, यानी कि जननांग और
नर जननांग और मादा जननांग जब आपस में मिलेंगे तभी तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मजन का निर्माण होता है। देखिए बात दोस्तों, जब निषेचन हो जाता है तो एक युग्मक बन जाता है। युग्मक मतलब जानते हो, उनका कोई बीज बन जाएगा, उसको कोई संतान होगी, उसको बोलते हैं हम युग्मजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो किस होती है, केवल हरे पौधों में ही होती है। किस में होती है भाई, हरे पौधों में ही होती है। पौधे रात्रि में स्फुटित दीप्ति द्वारा चमकते हैं। ठीक है, पौधे कैसे होते हैं, रात्रि में किसके द्वारा चमकते हैं, स्फुर दीप्ति द्वारा। आप ध्यान रखना, स्फुर दीप्ति का मतलब होता है भाई जी दिन भर तपते रहते हैं तो ये प्रकाश को थोड़ी बहुत मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्फुर दीप्ति द्वारा क्या कहते हैं, चमकते रहते हैं। तो आपको याद रखना है। जीन की आनुवांशिक इकाई कहा है, जीन को आनुवांशिकी की इकाई कहा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, जीन है या पूछा क्वेश्चन आता है कि भैया आनुवांशिकी की इकाई है, आनुवांशिकी की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकी की इकाई है क्या है, जीन। क्या होती है दोस्तों, जीन। जीन होती है। क्लोरोफिल में Mg धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल बताया मैंने, हरित पर्णहरित को बोलते हैं हम क्लोरोफिल या क्लोरोफिल है। तो पर्णहरित को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और पर्णहरित में आपसे पूछा जाए कौन सी धातु पाई जाती है, तो इस क्लोरोफिल में पाई जाती है Mg। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में होता है। ईस्ट क्या है, देखिए दोस्तों, ईस्ट क्या है, इसका बनाने में, इसका केक वगैरह जो पदार्थ बनाते हो ना, इसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। केक वगैरह बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दो थ्योरिकल क्वेश्चन और क्या है। प्रकाश की दर लाल प्रकाश में अधिक तीव्रता से होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जब प्रकाश की जो लाल प्रकाश सा हो जाता है, थोड़ा सा प्रकाश में सूरज में ललाटपन आ जाता है, ललाटपन सुबह के टाइम और शाम के टाइम, उस टाइम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर कैसी बढ़ती है, अधिक। यानी ऐसे प्रकाश में पौधे अधिक मात्रा में क्या करते हैं, तो ऐसे प्रकाश में जो हमारे जो प्रकाश हरे लाल प्रकाश में हरे पौधे अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। देखिए, चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीने वाली चीज़ें हैं, बट इनमें कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, आपसे पूछता है भैया। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में कौन होता है, कैफीन। कैफीन जानते हो क्या होता है भैया, जो थीन और चाय, कैफीन। देखो, थीन होता है मतलब ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम पीने से हमें इनकी चाय बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को चाय की बहुत ज़्यादा तलक लगती है, क्योंकि वो उसका आदी हो जाता है, यानी वो थीन के कारण होता है। और किसी व्यक्ति को कॉफ़ी की बहुत चाय लगती है, यानी उसको लगता है कि नहीं हम कॉफ़ी पिए बहुत, मतलब एक बार से वो मजबूर हो जाता है कि कॉफ़ी पीना ही है, तो वो किसके कारण होता है, कैफीन के कारण। तो आप रखना इन दोनों के अंदर कौन से एल्कोइड होते हैं। एल्कोइड मतलब होता है जानते हो, एक एल्कोइड मतलब एक नशा किस में होता है, तो इन दो थीन होता है, चाय में थीन का और कॉफ़ी में कैफीन का। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी बात सुना, जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे हम कौन सा, असत्य फल कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, असत्य फल और